नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। बहुत सालों बाद मैं अपने जहरीले अवतार में वापस आया हूं मेरे भाई, क्योंकि कुछ ऐसा चैलेंजिंग आ ही नहीं रहा था पेपर में और बढ़िया चीजें पूछी जा रही हैं एग्जाम में। तो हमारा वापस से जहरीला होना लाजमी है मेरे दोस्त। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एसएससी सीजीएल 2025 के अपकमिंग एग्जाम के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर बढ़िया क्वालिटी लेवल के मैं आपको 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा, जो आपको इंटरनेट पर अभी कहीं नहीं मिलेंगे, ना ही किसी ने कराए हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर अपडेटेड, जिसमें बहुत शानदार शानदार सवाल हो। तो मेरे भाई, आज इस सीरीज का मैं आखिरी मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूं। मैंने 10 एग्जाम पेपर का वादा किया था, यानी कि टोटल 250 सवाल। मेरा ये प्रॉमिस मेरे दोस्तों आज पूरा हुआ। मैं ये वादा करता हूं कि ये जो 250 सवालों का कलेक्शन मैंने आपको दिया है 10 एग्जाम पेपर की फॉर्म में, इससे बेहतरीन कलेक्शन पूरे यूट्यूब पे है नहीं मेरे प्यारे भाई। मैंने इन सभी एग्जाम पेपर का लेवल एक्चुअल एग्जाम में से भी लगभग 50% ऊपर रखा है कि आपको एग्जाम में तन्नक भी डर ना लगे मेरे दोस्त। मैं इन सभी मॉक टेस्ट को एक सिंगल वीडियो में कंपाइल करवा के, यानी कि 250 सवालों का एक सिंगल वीडियो भी अपलोड करवा दूंगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आखिरी टाइम में रिवीजन के लिए। और मैंने लगभग लगभग वो सारी चीजें इन मॉक टेस्ट में कवर कर ली हैं जो अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल नहीं पूछी गई थी। और मैंने टीसीएस के वही घिसे पिटे पुराने सवाल नहीं डाले, मैंने अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया, एआई टूल का इस्तेमाल किया और नए क्वेश्चन सेट किए, और वही मैंने आपको सॉल्व कराए मेरे भाई। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे गगन प्रताप मैथ्स पर, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनवा दी है न्यू पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट। इसमें आपको 10 के 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बात यहां पर खत्म नहीं होती, मैं अपनी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर एक अलग से कैटेगरी बनवाऊंगा, और ये 10 के 10 मॉक टेस्ट मेरे प्यार भी सेक्शनल टेस्ट हैं। सेक्शनल टेस्ट सभी बच्चों के लिए फ्री अपलोड करवा दूंगा, जिससे कि किसी बच्चे ने अभी तक अगर नहीं करे हैं तो पहले खुद से टाइम लिमिट में प्रैक्टिस कर ले मेरे भाई, बाद में वीडियो सॉल्यूशन देख ले। तो ये 10 सेक्शनल टेस्ट में अपनी एप्लीकेशन पर फ्री अपलोड करवा दूंगा सभी बच्चों के लिए। इन सभी मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, है ना। ये देखिए, साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर हम वीडियो का लिंक भी डलवाते हैं और उसकी पीडीएफ भी अपलोड करवा देते हैं। तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारी सारी क्लासेस, सारी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है दोस्त। ओके दोस्त, ठीक है। तो एक बार मेरे भाई, हमारी मेहनत बहुत ज्यादा लगी है, बहुत ज्यादा रात रात भर हमने जो है बैठ के मॉक टेस्ट क्रिएट करे हैं। ऐसे नहीं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से सवाल निकाल के बना दिए, तो बहुत आसान काम है, वो तो कोई भी कर सकता है। पर जो काम हम करते हैं, जो क्वेश्चंस का कलेक्शन, उनका सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, वो काम हर कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा ये सीरीज, ये सवाल आपको कैसे लगे और कैसे दुख दुख हुई आपके कलेजे में इन सवालों को करके। आज के मॉक टेस्ट का लेवल बड़ा ही हाई क्लास है मेरे भाई। देखो, ये मॉक टेस्ट वो है ही नहीं जिसमें आपको 25/25 का टारगेट करना, ना 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 है, फिर तो आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। अगर आप 18 क्वेश्चन या उससे ज्यादा कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। केवल 18 क्वेश्चन का ही टारगेट रखना है बस, ठीक है जी। इतने हो जाएं तो बहुत बढ़िया बालक हो आप। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सवाल क्या है भाई? 0.5,1 से इस सर्कल पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देख पा रहे हैं? कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा मेरे भाई आपको, और कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है। टीसीएस ने कभी पूछा नहीं, पूछना चाहिए। मान लीजिए जैसे सर्कल है, मान लो बच्चों जैसे सर्कल है, और इस सर्कल की इक्वेशन या इस सर्कल की समीकरण जो है वो ये है, x² + y² + 2gx, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। बच्चों ये सर्कल की इक्वेशन है, यही सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब मान लीजिए कि सर्कल के बाहर ये कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब मेरे दोस्तों इस पॉइंट P से इस सर्कल पर एक टेंजेंट खींची गई है मेरे दोस्तों। इस पॉइंट P से सर्कल पर स्पर्श रेखा खींची गई है PT, जो यहां पे सर्कल को पॉइंट T पे टच कर रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पॉइंट P से इस जो है टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी,
क्या कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, पता है आप लोगों को? देखिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। ये जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल की इक्वेशन, हम किस पॉइंट से टेंजेंट खींच रहे हैं? x1 y1 से। तो आप x की जगह x1 लिख दो, y की जगह y1 लिख दो। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, ठीक है ना? ये बराबर जीरो हटा दीजिए मेरे दोस्तों, और इसका क्या ले लेना है आपको बच्चों? इसका ले लेना है आपको अंडर रूट, इसका आपको अंडर रूट ले लेना है। ये टेंजेंट की लंबाई होती है, यानी कि सर्कल की इक्वेशन में आप अंडर रूट लो, x की जगह x1, y की जगह y1 रख लो। कॉन्सेप्ट आप सीखे। अब देखिए ये सवाल बहुत आसान है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, आपने बस बहुत बेसिक बात पढ़ी है। पॉइंट 5,1 से इस सर्कल पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, टेंजेंट की लंबाई ज्ञात कीजिए पॉइंट 5,1 से। कुछ नहीं करना मेरे भाई, आप x की जगह 5 रख देंगे और y की जगह 1 रख देंगे। रख दो मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस x की जगह 5 रखेंगे तो 5 6 30, y की जगह मेरे दोस्तों 1 रखेंगे तो 1 चौका 4, और ये मेरे दोस्तों -4, ये -3। तो कितना हो गया? 25 1 26 30 56, 56 में से 7 घटाएंगे 49, 49 आ गया मेरे प्यारे भाई। 49 का अंडर रूट क्या आ गया? हट भाई 7, यानी कि टेंजेंट की लंबाई 7 आ जाएगी, और ये आंसर है 2 सी ऑप्शन। मजा आ गया हो कॉन्सेप्ट सीख के? कौन सिखाता है मेरे भाई? कोई नहीं, वही पुरानी चीजें क्या करोगे यार आप? अपडेट करो खुद को समय के हिसाब से यार। एक चतुर्भुज की सभी चारों भुजाएं क्रमशः 10 7 25 और x हैं, तो आपसे पूछा x की रेंज क्या है? ट्राइंगल के बारे में सब जानते हैं, ट्राइंगल की हर साइड की वैल्यू बाकी दोनों साइड के अंतर से बड़ी और बाकी दोनों साइड के योग से छोटी होती है। चतुर्भुज के बारे में कौन जाना? चतुर्भुज में 4 भुजाएं होते, 3 भुजाएं दी हैं, चौथी भुजा की रेंज आपसे पूछिए। एक बात बताऊं, चतुर्भुज की मेरे दोस्तों हर एक भुजा का मान इनक्वालिटल, ईच साइड की वैल्यू अदर तीनों साइड के सम से छोटी होती है। चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा का मान बाकी तीनों भुजाओं के योग से छोटा होता है मेरे प्यारे भाई। मान लीजिए अगर मैंने 10 7 25 में इस x को सबसे बड़ी भुजा मान लिया, कि माना x लार्जेस्ट है, माना x सबसे बड़ी भुजा है, तो x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो बाकी तीनों साइड के सम से छोटी होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि x का मान 25 17 42 से छोटा होगा, 42 से छोटा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये मैंने मान लिया कि 10 7 25 और x में 25 सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि देखो 10 और 7 तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, कि 10 7 से बड़ा, तो 25 ही दिख रहा है। अगर 25 सबसे बड़ी भुजा मैंने माना कि 25 लार्जेस्ट है, तो इसकी जो वैल्यू होगी बाकी तीनों साइड के सम से छोटी होगी मेरे प्यारे भाई। तो यहां से मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? 10 7 17, इधर आ जाएगा 25 - 17 8, यानी कि 8 x का मान 8 से बड़ा होगा और 42 से छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है मेरे दोस्तों। बताइए कॉन्सेप्ट सीखा कि नहीं सीखा? एक एक सवाल में अमृत छुपा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, एक एक सवाल में, और बहुत बढ़िया जो है कलेक्शन में तैयार करता हूं मेरे दोस्त। आ जाइए सवाल नंबर 3, ये देखिए, ये जीडी के पेपर का सवाल है, बहुत वायरल है, करना चाहिए। A sum of rupee X amounts to 75867 in 2.5 years at 12% per annum interest compounded after every 10 month. What is the value of X? यानी कि मेरे भाई x रुपए कितना अमाउंट बन जाते हैं? 75867 अमाउंट बन जाते हैं कितने साल में? 2.5 साल में। ब्याज की दर कितनी है? 12% पर एनम। इंटरेस्ट हर 10 महीने बाद कंपाउंड होता है। x यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा है। देखिए 2.5 साल का मतलब क्या होता है? 30 महीना। 1 साल में 12 महीना, 2.5 साल में 30 महीना हो जाएगा मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, आपके पास यहां पर 30 महीने का समय है। ब्याज हर 10 महीने बाद कंपाउंड होता है। हर 10 महीने के बाद ब्याज कंपाउंड होता है। इस बात का मतलब क्या है कि 10 महीने के बाद हम नया प्रिंसिपल बनाते जाएंगे। तो 10 महीना 10 महीना 10 महीना मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो गया? 30 महीना, 2.5 साल हो गया। 10 10 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी।
बच्चों ब्याज की दर 12% पर एनम है, यानी कि एक साल 12 महीने में 12% ब्याज है। अगर 12 महीने में 12% ब्याज है तो 10 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। 10 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। 10 महीने में कितना ब्याज होगा बच्चों? 10%। यानी कि आपको जो सीआई मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सेसिव मिलेगा। बात समझ रहे हैं? आपको जो सीआई मिलेगा बच्चों वो 10-10-10 का सक्सेसिव मिलेगा, और सबको पता है 10-10-10 का सक्सेसिव होता है 33.1%। तो आपको 33.1% सीआई मिलेगा मेरे दोस्तों। आसान डाटा, स्टैंडर्ड रेट है। आप बताओ प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है 100%। अगर आपको 100% प्रिंसिपल पे 33.1% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 133.1% अमाउंट हो जाएगा। जबकि अमाउंट हो कितना जाता है? 75867 रुपीज। 75867 रुपीज ये आपका अमाउंट है, और आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। डेसिमल अगर हटाऊंगा तो यहां एक जीरो बढ़ेगा। 1331 मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 6 बार तो जाएगा नहीं, देखो 5 बार ही जाएगा, ये 5 बार ही जाएगा। और भैया इकाई का मैच करूंगा, ये 1 है ये 7 है, तो 1 7 यानी कि 570 बार जाएगा। 1% की वैल्यू 570 है, 100% की वैल्यू 2 जीरो चुपका दो, 57,000 रुपए। क्योंकि यहां पूरा पूरा कट रहा है, तभी ऐसे इजी आंसर आएंगे। चौथा ऑप्शन ठीक है। मैंने पूरा भाग थोड़ा ना दिया, कल इकाई का अंक जो है देखा हमने। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 4। ये बताओ बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताओ भैया। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पॉपुलर भी है। देखो कई सारे तरीके हैं सवाल को करने के। आपको पूछा है 10 प्लस सेक माइनस 1 अपॉन 10 माइनस सेक प्लस 1। जैसे सवाल 10 सेक में हमने दिया है, वैसे सवाल कॉट कोसेक में भी बन सकता है। अच्छा ये बताओ मेरे प्यारे भाई, ये बताइए, इन दोनों को देख के कुछ दिमाग में घंटी बजती है? हमारे तो बजते भाई, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सबको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन बराबर 1। आप में से हर कोई बच्चा ये बात जानता है। जो मैं तरीका बताऊंगा बहुत शानदार रहेगा, कभी धोखा नहीं खाओगे। ध्यान दिया करो ये दोनों चीजें, सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन 1। अब बच्चों मैंने थोड़ी देर के लिए, ये ऊपर दिख रहा है ना, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने इसको एक्स कह दिया, कि मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, माना, ये माना। तो सेक माइनस टेन क्या आ जाएगा? सेक माइनस टेन आ जाएगा भैया 1/x, उल्टा हो जाएगा क्योंकि इनकी गुणा 1 होनी चाहिए। तो अगर मैंने सेक प्लस टेन को x कह दिया तो ये x माइनस 1 है, तो सेक माइनस टेन 1/x। अब एक बात सुनना, सेक माइनस टेन 1/x है, लेकिन बच्चों नीचे टेन माइनस सेक है, यानी कि टेन पहले सेक बाद में। अब सेक माइनस टेन 1/x है, तो टेन माइनस सेक क्या आएगा? माइनस का 1/x। प्यारे बच्चों आप बोलोगे यस सर। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है तो सेक माइनस टेन 1/x होगा, लेकिन ये टेन माइनस सेक है मेरे भाई, है ना, टेन पहले सेक बाद में, यानी कि इसको माइनस से गुणा कर दी तो माइनस 1/x प्लस 1। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अब देखो सवाल अब आपको करने की जरूरत नहीं, अपने आप सॉल्व होगा। अगर आप एक्स एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1 प्लस x/x ये आ गया। देखें बच्चों ध्यान से, बच्चों ध्यान से देखेंगे, ऊपर x माइनस 1 और ये नीचे x माइनस 1 कट गया, ये x ऊपर पहुंच गया यानी कि x। तो आंसर मेरे दोस्तों x ही आ गया, और x है क्या? सेक प्लस टेन ही आ गया। यानी कि कितना बढ़िया सवाल बन गया, सेक प्लस टेन ये आंसर है। खोल के दे रखा, सेक का मतलब 1/cos, सेक का मतलब 1/cos, टेन का मतलब साइन बटे कॉस। टेन को क्या लिखेंगे? साइन बटे कॉस, तो एलसीएम ले लो कॉस, तो 1 प्लस साइन बटे कॉस आ गया, 1 प्लस साइन बटे कॉस। देखो ये रहा पहला ऑप्शन। मजा आया सवाल करके? अगर आपको मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करेंगे सब बच्चे। सवाल नंबर 5, ठीक है। ऐसी क्वालिटी और कहां मेरे दोस्त, आप कंपेयर करके देखो ना, मेरी बात पे विश्वास मत करो। इतना सब मॉक टेस्ट यूट्यूब पे है, बराबर में रख के हमारे सवाल रख के आप तुलना करके देखिए दोस्त, फिर पता चलेगा क्या चीज है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त में 3 स्पर्श रेखाएं दिख रही हैं। पॉइंट पी से एक टेंजेंट ये, टेंजेंट और एक टेंजेंट ये क्यू आर,
है ना, जो सर्कल को यहां पे टच कर रही है। बोला एंगल क्यू पी आर 30 डिग्री है तो एंगल क्यू आर, ये डायरेक्ट थ्योरम है मेरे भाई, है ना। 2017 में इस पे सवाल आया था, उसके बाद नहीं आया, आना चाहिए। सर्कल के बाहर से इस तरीके से दो टेंजेंट खींची गई हैं पॉइंट पी से, एक टेंजेंट यहां है, ये बाकी दोनों टेंजेंट को क्यू आर पे काट भी रही है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये एंगल थीटा है ना, तो क्यू आर से सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2 बनेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, याद रखिए। अब यहां पे जो है ये एंगल जो है 30 डिग्री का दिया क्यू पी आर 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 बटे 2 15, 90 माइनस 15 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री का आ जाएगा पहला ही ऑप्शन। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 13 है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 312 है, तो ये कुछ घंटी बजती, सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ध्यान सुनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपको बच्चों 13 दिया है, ये कितना दिया है 13, तो क्या आप लोग यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो प्यारे बच्चे? भाई साहब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, या माइनस एक्स वाई या प्लस एक्स वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ही ये आता है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, यानी कि 13 और इस क्वेश्चन मार्क की गुणा करने पर 312 आना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा, वो 312 को 13 से डिवाइड करना है, तो आएगा 13 दूनी 26 और 5 13 चौका 52 24 आ गया 24 आ गया बच्चे, क्लियर है। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, है ना, डायरेक्ट ट्रिक है मेरे प्यारे भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, दोनों को ऐड करके जोड़ के आधा कर दो, 24 प्लस 13 बटे 2, सीधा कॉन्सेप्ट है, 24 प्लस 13 37 बटे 2 आ गए, 18.5 सवाल का आंसर है। आपसे होमवर्क पूछता हूं, अगर इसी सवाल में आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछ ली होती तो क्या आंसर होता? एक्स वाई का मान आपसे पूछते तो क्या आता? ठीक है जी, आगे आ जाएंगे भाई। सवाल नंबर 7, एक टैंक में 17 पाइप लगे हुए हैं, कुछ इसमें इनलेट पाइप है, बाकी आउटलेट पाइप है। ईच इनलेट पाइप टंकी 24 मिनट में भर सकता है, जबकि ईच आउटलेट पाइप एक टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर सारे पाइप ओपन कर दिए जाएं तो टैंक 30 मिनट में भर जाएगा। ओके, अगर हम सारे पाइप्स को ओपन कर देंगे तो टैंक भरने में 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा इनलेट पाइप की संख्या कितनी है। देखो इस सवाल में एलिगेशन भी लग सकता है, शिफ्टिंग भी लग सकता है, लेकिन बच्चे ना उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, एवरेज बच्चे। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो हर बच्चा समझ ले बड़े प्यार से। देखो एक टंकी में 17 पाइप है, हमें नहीं पता कितने इनलेट है कितने आउटलेट है, जबकि एक इनलेट पाइप टंकी जो है वो 24 मिनट में भर सकता है, 24 मिनट में, जबकि एक आउटलेट पाइप जो है 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो मेरे भाई 24 और 30 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये हमने टंकी की कैपेसिटी मान ली। ठीक है जी, तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 24 पंजे 120, आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 30 चौका, ये माइनस का 4 आ गए, एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी का मतलब पर मिनट है, ये एक इनलेट पाइप 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है, ये 1 मिनट में 4 यूनिट खाली करता है, पर मिनट भरना खाली करना। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा इनलेट पाइप की संख्या बताओ। देखो मेरे भाई मैंने मान लिया कि एन जो है इसमें इनलेट पाइप है, एन है इनलेट पाइप। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, एन मैंने इनलेट पाइप मान लिया। अगर टोटल पाइप 17 हैं तो आउटलेट पाइप कितने हो जाएंगे, फिर 17 माइनस एन आपके आउटलेट पाइप हो जाएंगे। कोई तकलीफ इसमें? अब बताओ मेरे दोस्तों, एक इनलेट पाइप 5 यूनिट भरता है 1 मिनट में, तो एन इनलेट पाइप कितना भरेंगे, एन भरेंगे, एन से गुणा। एक आउटलेट पाइप 4 यूनिट खाली करता है 1 मिनट में, अगर 17 माइनस एन आउटलेट पाइप है तो कितना खाली करेंगे, 17 माइनस एन से गुणा, यानी कि 1 मिनट में इतनी टंकी भरी जाएगी, है ना, 1 मिनट में इतनी टंकी भरी जाएगी। पूरी टंकी कितनी मिनट में भरी जाती है, 30 मिनट में। अगर सब पाइप खोल दे जाएं तो खाली टैंक 30 मिनट में भर जाता है। तो 30 मिनट में कितनी टंकी भर जाएगी मेरे भाई, पूरी टंकी भर जाएगी। और पूरी टंकी की कैपेसिटी है कितनी, 120 यूनिट। तो पूरी टंकी कैपेसिटी 120 यूनिट के बराबर कर दिया, और ये एक स्टेप में सवाल हो जाता है। 30 चौका 120 मेरे प्यारे भाई, 5 एन, और ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 9 एन हो जाएगा,
और ये मेरे दोस्तों माइनस का 68 बराबर 4, तो 9n बराबर 72। n की वैल्यू 8 आ गई, 9 72, यानी कि 8 आपके इनलेट पाइप है। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही है। ठीक है, तरीका कोई भी हो, कैलकुलेशन के स्टेप्स यही रहते हैं, पर ये ना हर बच्चा कर लेता है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 8 बनाओ। फाइंड द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया बताइए प्यारे दोस्त, शेडेड एरिया बताओ, बता दो आज आप। एक नंबर सवाल, क्लासिक सवाल मेरे भाई, है ना। ये पुराने क्वेश्चन को ही मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक्चुअली शेडेड एरिया एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, आपको यहां पे तीन तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, उनमें ये वाला एंगल कॉमन है थीटा। तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ट्रायंगल ए एन के, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए एन के, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए ओ पी, और एक आपका पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी। ये तीनों ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों, तीनों ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं? क्या आप इन तीनों ट्रायंगल के बच्चों एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं? तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे ट्रायंगल ये ए एन के को देखो। देखो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से ट्रायंगल बनाया जाए, एक एंगल कॉमन है, तो एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा? आजू बाजू वाली साइड की गुणा। थीटा के आजू बाजू इसमें 5 है 6 है, थीटा के आजू बाजू इसमें 5 है 6 है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ये ए ओ के में क्या होगा? ये 5 5 10 है, और ये आपका 14, 10 गुणा 14। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा मेरे भाई? ये देखो, ये आएगा 5 5 10 4 14, और 6 8 14 15, ये 14 गुणा 15 आ गया। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। तो 30, 140 और 210, यानी कि एक जीरो कट जाएगा। 3 रेशियो 14 रेशियो 21, ये तीनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। ये सीधा तरीका है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। 30 रेशियो 140 और ये 210 आएगा, हाँ ठीक है, एक जीरो ही कटेगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई हमने यहां पर जो तीन ट्राइंगल दिखाई दे रहे थे, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। कोई भी सवाल दिखे आपको इस तरह का, आपसे शेडेड एरिया पूछा है, शेडेड एरिया आप खुद बताओ कैसा आएगा। अगर मैं दूसरे ट्राइंगल में से, ये दूसरा ट्राइंगल है, इसमें से पहले ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, है ना, दूसरे ट्राइंगल में से पहले ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, यानी कि 14 में से 3 घटा दूं, यानी कि 11 यूनिट, ये शेडेड एरिया आएगा मेरे प्यारे भाई। ये शेडेड एरिया है। 11 का मल्टीपल तो देखो एक ही ऑप्शन है, 44 आंसर हो गया, खत्म। आप कहोगे सर शानदार, लेकिन पूरा कैसे बनाएंगे? देखिए मेरे दोस्तों, यहां पे जो बड़ा ट्राइंगल है ये एबीसी, इसकी तीनों साइड दी हैं। जो बड़ा ट्राइंगल है इसकी तीनों भुजाएं दी हैं। इस ट्राइंगल की साइड कितने? 5 5 10 4 14। ये साइड कितने? 6 8 14 15। और ये साइड कितनी है मेरे प्यारे भाई? ये साइड भी देखो 13 है, ये 13 है, 13। ये साइड आपकी यहां से यहां तक 13, 13 14 15 मेरे दोस्तों इस ट्राइंगल की तीनों साइड दी हैं। 13 14 15 अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल सकते हैं। रट लो मेरे दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और खोल रहा हूं आपके सामने। 13 14 15 और मेरे प्यारे में दूसरा है 10 17 21। ये दोनों बहुत फेमस ट्रायंगल है, बहुत फेमस, बहुत फेमस। आप मोदी जी से भी ज्यादा फेमस है ये। इन ट्रायंगल का एरिया होता है 84 84, दोनों का ही एरिया 84 आएगा। 13 14 15 निकाल भी सकते हो आप, हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो, और 10 17 21 84 आएगा। तो यहां पर जो आपका बड़का वाला ट्राइंगल है एबीसी, इसका एरिया 21 यूनिट है। तो 21 की वैल्यू जो यहां पे 84 स्क्वायर यूनिट के बराबर है, 4 गुना, है ना। 21 की वैल्यू 84 4 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी, 44 44 आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर था बेटा ए। इसलिए अब आ गया समझ में, मजा आ गया। हर सवाल से कुछ ना कुछ सीखोगे। मान लीजिए ABCD पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 1/a+, ये देखो ये लेडर फ्रैक्शन है, खड़ी भिन्न है, ये बराबर 17/60 है। तो ABCD का गुणनफल क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो दोस्त, ये खड़ी भिन्न है 1/a+, 1/b+, 1/c+, 1/d बराबर 17/60। तो 17/60 का भी मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 17 को नीचे ले आते हैं, 1/60/17, 1/60/17।
अभी ये भी 1/, ये भी 1/, तो मेरे भाई आपको इस पे ध्यान देना है 60/17 पे। इसका भी मेरे दोस्तों प्रॉपर मेथड होता है, बहुत छोटा सा है ना, आपको डिवाइड करना है सक्सेसिवली। ये 60 है, अब 60 को 17 से डिवाइड करो, 60 को आप 17 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एबीसीडी आपको निकालना पड़ेगा तभी इनका प्रोडक्ट आ पाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 17 तिया 51 चला गया, क्या बच गया, 9 बच गया, 9, ये 9 बच गया। अब 9 से मेरे प्यारे भाई, जो पिछला बार आप था ना 17, 9 से मेरे प्यारे भाई 17 को डिवाइड करेंगे, है ना, लास्ट डिविजर को डिवाइड करेंगे, तो 9 एकम 9, क्या बच गया मेरे दोस्तों, 8 बच गया, 8। ठीक है भाई, अब इस 8 से मेरे प्यारे भाई जो पिछला डिवीजर था 9, इस 9 को डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 8 एकम 8, क्या बच गया, फाइनली 1 बच गया मेरे दोस्तों। फाइनली आपका जो रिमाइंडर है वो 1 बच गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सर, 3 ही बार डिवाइड करना था, ये प्लस 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 3 स्टेप में, प्लस 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 3 ही बार डिवाइड करना था। ठीक है, ये ही आपका ए है। ठीक है जी, ध्यान सुनेगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका मेरे दोस्तों सी है ना, और लास्ट में आप 8 से डिवाइड करें ना, 1/d, ये आपका डी है मेरे दोस्तों, ये आपका डी है। क्लियर है सवाल सो इनकी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 8 यानी कि 24 आ गया आंसर 24। बड़ा बेसिक सवाल था, खत्म भी हो गया। आगे आ जाइए, सवाल नंबर है भाई आपके सामने 10। हाँ जी करो। एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, उसके डायगोनल 22 16 हैं, एक भुजा की लंबाई 17 है, तो समांतर चतुर्भुज का पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर के लिए समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा भी चाहिए। देखिए ये होता है प्यारे बच्चों यहां पर पैरेललोग्राम, इसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अरे क्या हुआ, हाँ ये समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं मेरे दोस्तों यहां पर बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड पैरेलल भी होंगी मेरे दोस्तों और इक्वल भी होती हैं। बात सही है, आप बोलोगे यस सर एकदम सही है। अब ये इसके जो दो डायगोनल है, ये डायगोनल है मेरे प्यारे भाई, ये डायगोनल है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट लिख दूं भाई, अगर एक डायगोनल की लंबाई d1 है, दूसरे डायगोनल की लंबाई d2 है, तो पैरेललोग्राम की साइड भुजाएं और उसके डायगोनल में कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर है बच्चों ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है सीधा। अब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो सवाल क्या खाक करोगे। देखिए कॉन्सेप्ट ही अगर आपके हिले हुए हैं तो ये किताब हमारी मैथ कॉन्सेप्ट किंग है। मैं वैसे ज्यादा कहता नहीं, पर जो बच्चा कंसेप्चुअली कमजोर है भाई उसको या तो हमारे पास आना पड़ेगा बैच में मेरे भाई सीक्वेंस पे पढ़ने के लिए, लेकिन अगर समय कम है तो आप टैलेंटेड समझ रहे हैं खुद को, तो आप जो है इस किताब से सारे कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक के एडवांस के फॉर्मूला शॉर्टकट सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। सब एक जगह इकट्ठा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बाइलिंगुअल कलरफुल फॉर्म में, जितने कॉन्सेप्ट हैं। एडवांस मैथ में तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बुक। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहां पे आपको ना दोनों डायगोनल दिए हैं, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल दिए हैं 22 और 16, एक भुजा दी है, दूसरी भुजा आपको निकालनी है ना, तो यहां रख दो 22, एक डायगोनल 22 है, 22 का स्क्वायर 484 प्लस दूसरा 16, 16 का स्क्वायर 256 बराबर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक डायगोनल ये 17 सॉरी एक भुजा 17, 17 का स्क्वायर 289, दूसरी आपको निकालनी है, ये आ जाएगा। तो 484 प्लस 256 क्या आ जाएगा, 600, 700 हो गया, 740 हो गया मेरे भाई। 740 को इस 2 से भाग करेंगे 370 माइनस 289, तो ये आ जाएगा मेरे भाई कितना, 81 आ जाएगा। यानी कि दूसरी पैरेललोग्राम की दूसरी साइड आ गई 9 आ गया। तो यानी कि हमारा जो पैरेललोग्राम है अब उसका पेरीमीटर पूछा, पेरीमीटर यानी कि चारों भुजाओं का योग, तो ये आमने सामने की साइड है दो बार, यानी कि 17 प्लस 9 उनका दुगुना, ये पेरीमीटर आ जाएगा मेरे प्यारे में, यानी कि 26 का दुगुना 52 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 11 करके दिखाएंगे। तो मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको ऐसे सवाल करने में, आ रहा ना फुल मजा, करो जरा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, थोड़ा ट्विस्ट किया है, बताइए।
देखो मेरे दोस्त, मैं पैटर्न तो पकड़ लिया, ये नीचे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये गुणा हो रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी होगा 525 475 की गुणा होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नीचे डेसिमल नहीं है, ऊपर डेसिमल है। हर टर्म को देखो, डेसिमल के बाद एक और एक 2 डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद एक और एक 2 डिजिट है, गुणा में ना डेसिमल ऐड हो जाता है। अगर ऊपर हर टर्म में 2 डेसिमल हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ऊपर हर टर्म में मेरे भाई, अगर मैं ऊपर से डेसिमल हटाऊंगा, 2 डेसिमल हटाए, यहां से भी 2 डेसिमल हटाए और यहां से भी 2 डेसिमल हटाए, तो 2 डेसिमल का मतलब होता है मेरे प्यारे भी 10 की पावर -2। भाई डेसिमल आता कैसे, 10 से डिवाइड करके ना, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे यस सर। अब आप मुझे खुद बताएं, इसको देखकर आपके दिमाग में क्या घंटी बज रही है। एक्चुअली कैलकुलेशन करनी ही नहीं है भाई, ये सवाल तो आपका अलजेब्रा का है। नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऊपर क्या फॉर्मेट बनना है, ऊपर बनना है देखो, ये 525 गुणा 525 है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन रहा है। तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, 1/a प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला खोलेंगे तो ये 1/a प्लस बी हो जाएगा। बोलो बात को पकड़े। तो 10 की पावर -2 गुणा, तो नीचे क्या बचेगा, 1/a प्लस बी, यानी कि 1/525 प्लस 475। तो 525 जमा 475 कितना हो गया, 1000 हो गया, ये तो 1000 हो गया। तो 1/1000, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा जी 10 की पावर 3। 1/1000 मतलब 1000 10 का क्यूब होता है, और 1/10 की पावर 3 आ गया भी 10 की पावर -3। बटे में पावर है, ऊपर जाओगे तो माइनस निगेटिव हो जाएगा, 10 की पावर -3। तो बेसिकली 10 की पावर -5 हो गया, 10 की पावर -5। जबकि सवाल हमने देख लिया राइट साइड में 10 की पावर -k है। तो कंपेयर करके k का मान बताना है, तो बेस सेम है 10, तो k की जगह क्या लिखा हुआ है, 5। 5 इसका आंसर था। बड़ा सरल सवाल था। आ जाइए, एक ट्रायंगल की साइड 13 14 15 है, ट्रायंगल की सबसे छोटी हाइट की लंबाई क्या है। सीडीएस का सवाल है मेरे प्यारे भाई, सीडीएस का सवाल है। बताइए, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की साइड है 13 14 15। अच्छा, सबसे छोटी हाइट आपसे पूछी है, सबसे छोटी हाइट कौन सी होगी मेरे दोस्तों। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के ऊपर हाइट सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी भुजा सबसे छोटी साइड के ऊपर हाइट सबसे बड़ी होगी। यहां इस ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट साइड है 15 है, ये लार्जेस्ट साइड जो है मेरे दोस्तों 15 है इस ट्राइंगल में। तो इस साइड 15 के ऊपर जो मैं हाइट खींचूंगा, ये वाली हाइट, ये ट्राइंगल की स्मॉलेस्ट हाइट होगी मेरे प्यारे भी, एच ही आपको निकालना है। और ये हाइट आप लोग कैसे निकालोगे, ये हमेशा एरिया बराबर करके निकाला जाता है दोस्त, एरिया बराबर करके। अभी मैंने समझाया, और हीरोन्स फॉर्मूला से आप पता भी कर सकते हो। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 13 14 15 है, तो हीरोन्स फॉर्मूला से आप उसका एरिया निकाल के देखना। आप कहोगे सर हमें तो हीरोन्स फॉर्मूला आता ही ना है। तो भाई, तो इस मॉक टेस्ट की क्लास में क्या कर रहा है, तो पहले 1 साल बेसिक पढ़, तब लगाना। 13 14 15 एरिया 84 होता है, रटा हुआ होना चाहिए। इस ट्राइंगल का एरिया 84 है। जबकि ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर मैं यहां पे साइड 15 को बेस मानता हूं, है ना, लार्जेस्ट साइड है, तो उसके ऊपर हाइट h है, और यही आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो 3 से 84 28 बार, और 3 से 15 5 बार, ये चला जाएगा। क्या आएगा, 28 दूनी 56/5, 56/5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो गया ये, 112/10 आ गया ना, 11.2 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल की तीनों हाइट में स्मॉलेस्ट आ गई, तीनों एल्टीट्यूड में स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड या हाइट एक ही बात है बच्चे। अगला सवाल, सवाल नंबर 13। ये बाइनरी नंबर दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने पढ़ा दिए, देखो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए। अगर आप यहां पे जाएंगे हमारे चैनल पे, तो जितनी भी नई चीजें हैं, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एसएससी सीजीएल, जो भी आया, मोंटी हॉल प्रॉब्लम है, स्टैटिक्स की चीजें हैं ना, बेस कन्वर्जन है आपका, प्रिज्म पिरामिड है, सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। जाके क्लास देख लो अगर आपको ये सीखना है फटाफट से। चलो, अब इसको आपको डेसिमल में बदलना है। टेक्निक आपको पता है, अभी ऐसे थोड़ा गैप करके लिख लो, 1 1 0 1 1 0 1
10101 ये आ गया मेरे प्यारे भाई। ये बाइनरी में है ना, बाइनरी में दो ही डिजिट यूज होते हैं, 01 11011 0101। ठीक है, अब यहां पे मेरे दोस्तों राइट साइड से पकड़ लीजिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। इनकी आपको क्या करनी है, देखो राइट साइड से 2 की पावर में लिखना है, 2 की पावर 0 से शुरू करना है। इनकी मल्टीप्लाई करो प्यारे बच्चों, इनकी आप मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, मल्टीप्लाई करके प्यारे स्टूडेंट ऐड कर दो, यही आपका डेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा इस बाइनरी नंबर का। समझ में आ गई आपको मेरी बात? आप बोलोगे यस सर, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब 2 की पावर 8 होता है बच्चों 256, 256 एकम 256 प्लस 2 की पावर 7 128, 128 एकम 128। अब देखो 2 की पावर 6 जीरो, जीरो की तो 2 की पावर 6 100, सॉरी ये जीरो है ना, 2 की पावर 6 हो गया आपका पे 64 की जीरो में गुणा करेंगे जीरो ही रहेगा। ठीक है, 2 की पावर 5 32, 32 एकम 32 आ गया, प्लस 2 की पावर 4 मेरे दोस्तों 16, 16 एकम 16 आ गया, ये भी जीरो हो जाएगा गुणा होकर, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4 आ जाएगा, ये भी 2 की जीरो में गुणा होंगे जीरो, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा मेरे भाई, ये 1 आ गया। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, बस आप इसको ऐड कर लेते, ये आ गया 256 प्लस 128 कितना आएगा 384, 384 में 32 16 48 और ये 5 53, 384 में आप लोग 53 जोड़ो तो कितना आ जाएगा भाई 4 3 7 और 38 5 43, 437 हो गया मेरे भाई, 437 ये रहा, देखो बी ऑप्शन। ठीक है, खत्म, ये आंसर है। बोलो समझे आप मेरी बात को? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y है एंड 2 बटे एक्स प्लस 3 बटे वाई बराबर 1 है, तो 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y ज्ञात कीजिए बच्चे। ठीक है, महाराष्ट्र में कोई पेपर हुआ था अभी रिसेंट, उसमें सवाल था, पूरे पेपर में एक ही सवाल बढ़िया था मेरे भाई, जरा करके दिखाओ आप इस सवाल को, गजब सवाल हमें लगा। देखिए सवाल में दिया हुआ है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y, ये समझ आता है, यहां एक्स वाई पावर्स में है, ये दिया हुआ है 2 बटे एक्स प्लस 3 बटे वाई बराबर 1, ये समझ नहीं आता है क्यों दिया है। बोला है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y आपसे पूछा है, और एक्चुअली ये तो बराबर है, ये तो बराबर है मेरे दोस्तों, ओहो हो। तो मेरे भाई यहां 2 की पावर x और ये 3 की पावर y बराबर हैं, अगर ये बराबर है तो किसी ना किसी के तो बराबर है, तो मैंने मान लिया कि भाई माना ये k के बराबर है, मैंने मान लिया कि माना ये k के बराबर है। ठीक है जी, तो 2 की पावर x भी k है, 3 की पावर y भी k है, तो यानी कि k प्लस k, एक्चुअली आपको यहां से 2k निकालना है केवल, तो आपकी जिंदगी का मकसद है k का मान निकालना। अब आप एक बात हमें बताइए कि अगर 2 की पावर x k है तो 2 कितना होगा, 2 की वैल्यू आएगी k की पावर 1 बटा एक्स, दोनों तरफ से पावर 1 बाई एक्स करेंगे। ठीक है, अब आप खुद बताओ अगर 3 की पावर y k है तो मुझे 3 निकालना है, तो 3 कितना आएगा k की पावर 1 बटे वाई, k की पावर 1 बटे वाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, लेकिन इसका क्या मैं अचार डालूं? अब मेरे दोस्त यहां पे 2 बटे एक्स प्लस 3 बटे वाई 1 दिया हुआ, तो 2 बटे एक्स बनाने की कोशिश करो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 1 बटे एक्स है, मुझे 2 बटे एक्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं मेरे भाई, 2 का स्क्वायर बराबर k की पावर 1 बटे एक्स का भी आप यहां स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 2 बटे एक्स हो जाएगा। यहां देखेंगे मेरे प्यारे भाई, इधर देखो, यहां 3 बटे वाई है, ये तो 1 बटे वाई है, अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब करता हूं, 3 का क्यूब बराबर, दोनों तरफ से क्यूब करता हूं, 3 का क्यूब बराबर k की पावर 1 बटे वाई का भी क्यूब करेंगे, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, k की पावर 3 बटे वाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां बीच में प्लस है, देखो गुणा में पावर जोड़ते, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 27 चौका 108 आ गया, बराबर
इनकी गुणा करोगे मेरे भाई तो देखिए बेस के है, बेस के गुणा में पावर जुड़ जाएंगे तो के की पावर 2/x प्लस 3/y हो जाएगा। बोल हां, बोल हां। कभी जिंदगी में ऐसा सवाल किया आपने इस लेवल का? 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 4 गुणा 27 108, गुणा करोगे बेस से में के, गुणा में पावर जुड़ जाएगा, के की पावर 2/x प्लस 3/y। यही मैं इतनी देर से खोज रहा था, यही तो वन दिया है 2/x प्लस 3/y मेरे दोस्तों, इसी की वैल्यू तो आपको वन दी है, यही तो आपका वन होगा, यानी कि के की पावर 1 108 आ गया, के 108 आ गया, यह है 2 के 108 दूनी 216। तो आंसर इस सवाल का 216 है बेटा, सी ऑप्शन। ठीक है, मजा आया करके? आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 15 ये करो भाई। बेस्ट क्वेश्चन, शानदार सवाल है ना। 3D फिगर में आजकल कटिंग पटिंग वाले ना, एक फिगर में दूसरी फिगर डालने वाले सवाल आने लगे हैं। ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस √6 सेंटीमीटर। एक हेमीस्फीयर जिसकी रेडियस √6 से मैक्सिमम पॉसिबल साइज का एक क्यूब काटा जाता है। ठीक है, आगे भी सवाल है। वन आइडेंटिकल क्यूब इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू दिस क्यूब टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। इस क्यूब के आगे एक और क्यूब रखकर ऐसा ही क्यूबॉइड बनाया जाता है, तो आपसे पूछा इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। दो सवालों को मिक्स करके सवाल बनाया। ये सवाल आपको कहीं इंटरनेट वगैरह पे नहीं मिलेगा, ये मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बनाया है। ठीक है जी, है ना, क्योंकि ये अनछुई चीज है मेरे दोस्तों अभी पेपर में, कि जब हम हेमिस्फेयर के, ये हेमिस्फेयर है मेरे दोस्तों, अर्धगोला, ये हेमिस्फेयर है। ठीक है, अब इस हेमिस्फेयर के अंदर मेरे दोस्तों हमने क्यूब रखा, इससे मैक्सिमम साइज का क्या है, एक क्यूब काटा जाता है। क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट, इस तरीके से मैक्सिमम पॉसिबल साइज का प्यारे दोस्तों, चलो मैं बना देता हूं ये। इसी तरीके से क्यूब काटा जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से इसी तरीके से क्यूब काटा जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि यहां पे इस क्यूब का जो बेस होगा, क्यूब का जो बेस होगा, आप ऐसे समझिएगा कि मेरे प्यारे भाई ये सर्कल है, तो क्यूब का जो बेस होगा स्क्वायर, वो इस सर्कल की जो है मेरे प्यारे भाई सर्कल पर होगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से ऐसे ही होगा। अब यहां पे मेरे दोस्तों मान लीजिए सेंटर है सर्कल, ये सेंटर है और ये रेडियस √6 है, रेडियस √6 है। मैंने मान ली क्यूब की साइड ए है, क्यूब की साइड ए है, तो ये क्या बनना है मेरे दोस्तों, ये डायगोनल बनना है। आप बोलोगे हाँ सर ये डायगोनल बनना है ना, स्क्वायर का डायगोनल बन रहा है मेरे भाई, क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, स्क्वायर का डायगोनल बनना है, तो ये क्या आएगा, ये डायगोनल का आधा आएगा। अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है भाई, जो मैंने क्यूब की साइड को ए मान लिया, कि माना क्यूब की साइड ए है, आप बोलोगे यस सर, तो क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, स्क्वायर की साइड भी ए होगी, आप बोलोगे यस सर स्क्वायर की साइड भी ए होगी। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना आएगा, स्क्वायर का डायगोनल आएगा मेरे भाई यहां पे √2a, √2a आएगा। तो डायगोनल का आधा कितना आएगा, a/√2। तो ये जो लेंथ आएगी ये a/√2 आएगी, a/√2। दिमाग में इमेजिन करो कि क्यूब रखा हुआ है, इस हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर के अंदर हमने क्यूब काटा है मैक्सिमम पॉसिबल साइज का। तो क्यूब का ये जो बेस होगा स्क्वायर, ये हेमिस्फेयर का जो बेस है सर्कल पे रखा हुआ होगा। तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा मेरे दोस्तों हवा में, है ना। ये हेमिस्फेयर की रेडियस हो जाएगी सेंटर से जो है दूरी यहां पे परिधि तक की, और ये मेरे दोस्तों इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज। यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो मेरे दोस्तों a का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर, a²/2 बराबर √6 का स्क्वायर 6, तो आ जाएगा 3a² / 2 बराबर 6। 3 दूनी 6, यानी कि a² बराबर 4 आ गया, तो a की वैल्यू यहां पे 2 आ गई। तो प्यारे बच्चों में कह सकता हूं कि यहां पे जो क्यूब काटा जाएगा, क्यूब की साइड 2 होगी। सवाल इसके आगे है मेरे भाई कि इसी वन आइडेंटिकल क्यूब इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू दिस क्यूब टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। भाई एक क्यूब है जिसकी साइड 2 है, अब इसी क्यूब के आगे हमने एक और आइडेंटिकल क्यूब रख के क्यूबॉइड बना दिया इस तरीके से। नहीं समझे होंगे मेरे प्यारे भी, मैं चित्र बना के आपको दिखाता हूं कि भैया हमारे पास जो था वो एक क्यूब था, इस तरीके से क्यूब हमारे पास क्यूब था इस तरीके से।
ठीक है, जिसकी साइड थी 2। अब इसके आगे हमने एक और आइडेंटिकल क्यूब रख दिया 2 साइड वाला, तो एक क्यूबॉइड बन गया ना, क्यूबॉइड बन गया। आप बोलोगे हाँ सर, तो इसकी चौड़ाई तो 2 ही रहेगी, इसकी हाइट भी 2 ही रहेगी मेरे प्यारे भाई, है ना, लेकिन लंबाई 4 हो जाएगी। तो जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा उसकी डायमेंशन हो जाएगी 4 2 2, उसकी डायमेंशन ये हो जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा क्यूबॉइड का, ट्वाइस ऑफ एल बी, यानी कि 4 दूनी 8 प्लस बी एच 2 दूनी 4 प्लस एच एल 4 दूनी 8, 8 8 16, 4 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्यूबॉइड का टीएसए आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एक क्यूब काट है उसके बिल्कुल आइडेंटिकल एक और क्यूब रख दे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। ये एक बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन। 16वां, एक आदमी अपने आवास से 3 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलता है तो 40 मिनट पहले ऑफिस पहुंचता है। अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। डिस्टेंस बिटवीन हिज रेसिडेंस एंड ऑफिस, उसके ऑफिस और रेसिडेंस के बीच की दूरी क्या है। ये सवाल निहायत ही आसान है मेरे भाई। जब आप 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो 40 मिनट लेट होते हो, पहले पहुंचते हो। जब 2 की स्पीड से चलते हो तो 40 मिनट मेरे प्यार भी लेट पहुंचते हो। ये अर्ली लेट वाला सवाल है, तो डिस्टेंस कैसे निकालतेंगे, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। पहले स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, 2 किलोमीटर पर आवर अब है। स्पीड का डिफरेंस 1 इंटू टाइम का डिफरेंस, पहले आप 40 मिनट पहले पहुंच रहे थे, अब 40 मिनट का देरी हो रहा है, तो टाइम का डिफरेंस है 80 मिनट, और 80 मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा। तो 80 को 60 से भाग करेंगे, 4/3 घंटे, क्योंकि यहां स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में लीजिए ना, 4/3 घंटे, जिससे आपका सीधा आंसर अब किलोमीटर में आएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो रेसिडेंस ऑफिस के बीच की दूरी 8 किलोमीटर हो गई। बच्चे बढ़िया सवाल है, आगे आ जाइए। सवाल नंबर है आपके सामने 17, एमटीएस 2024 के एग्जाम का। करो करो दोस्त। एक रिटेलर अनाउंस करता है 25% डिस्काउंट एक मोबाइल फोन सेल करने पे, जिसका मार्क प्राइस है 48,000। मोबाइल फोन का जो सीपी है वो मार्क प्राइस से 45% कम है। ठीक है, ये लाइन खास है। कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इज 45% बिलो द मार्क प्राइस, यानी कि मेरे प्यारे 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अच्छे अच्छे सवाल डाले मैंने, देखो हर सवाल में कुछ ना कुछ खास है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, सीपीएमपी से 45% कम है, यानी कि मार्क प्राइस 20 है तो कॉस्ट प्राइस 9 कम है 11, सीपीएमपी का रेशियो है। He offers a further discount of 7.5% if the buyer returns his old mobile phone. अगर कोई खरीदार अपना पुराना मोबाइल फोन रिटर्न करता है तो और 7.5% डिस्काउंट देगा, यानी कि 25% डिस्काउंट तो देगा ही देगा और 7.5% डिस्काउंट देगा। तो पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा रिटेलर को, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रिटेलर with the return of old mobile phone scheme to that of without return of old mobile phone scheme। दो स्कीम है मेरे प्यारे भाई, दोनों स्कीम में प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्त, ये सवाल है। एक में मेरे प्यारे दोस्तों रिटर्न कर रहे हैं और एक में मेरे प्यारे भाई अगर ओल्ड मोबाइल फोन को रिटर्न ना किया जाए, ओल्ड मोबाइल फोन को रिटर्न ना किया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो क्या होगा, ये सवाल है प्यारे दोस्तों। क्या यही क्वेश्चन है? अब बताइए। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा प्यारे बच्चे वो किसको बेस मान के निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को बेस मान के ऐसे तो निकाला जाता है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये तो होता है प्रॉफिट परसेंटेज। आप बोलोगे सर, तो जब मेरे प्यारे दोस्तों मैं प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो लूंगा तो मोबाइल का सीपी तो सेम है, सीपी कट जाएगा, यानी कि एक्चुअल में मुझे प्रॉफिट के अमाउंट का ही रेशियो निकालना है। जब मैं प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो लूंगा तो जो रिटेलर मोबाइल फोन बेच रहा है, रिटेलर भी खरीद के लाया होगा, तो रिटेलर के लिए मोबाइल फोन का सीपी तो सेम है, तो केवल हमें एक्चुअल प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। देखिए बच्चे, प्रॉफिट कैसे निकलेगा दोस्तों,
भाई मार्क प्राइस कितना है? 11। मोबाइल फोन का मार्क प्राइस 20 है। मोबाइल फोन का मार्क प्राइस है 20। रिटेलर क्या करता है? 25% डिस्काउंट देता है। 25% का मतलब 1/4। 1/4 डिस्काउंट दे तो बेचेगा कितने में? 3/4 में। फिर अगर आप मोबाइल फोन रिटर्न करोगे तो 7.5% का और डिस्काउंट देगा। 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/40। अगर आप मोबाइल फोन रिटर्न करोगे तो और डिस्काउंट देगा 3/40। तो कितने में बेचेगा? 37/40 में। मोबाइल फोन इतने में बेचेगा मेरे प्यारे में रिटेलर। सीपी कितना है? 11। तो प्रॉफिट कितना होगा? इसमें से 11 घटाइए, रिटेलर का प्रॉफिट हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अगर भैया यहां पे मोबाइल फोन को रिटर्न, एक पुराना मोबाइल फोन रिटर्न ना किया जाए, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो बताना है जब ओल्ड मोबाइल फोन रिटर्न करता है और जब रिटर्न नहीं करता है। देखो, जब मोबाइल फोन ओल्ड रिटर्न नहीं करेगा तो केवल 25% डिस्काउंट दिया जाएगा, 7.5% का एक्स्ट्रा फर्दर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो मोबाइल फोन का मार्क प्राइस है 20, इस पे 25% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 3/4। ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ? इसमें से सीपी घटा देंगे 11। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो लॉजिक क्या लगाया मैंने कि सवाल में पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। तो जब मैं रेशियो लूंगा तो सीपी तो सेम है, मोबाइल फोन का 11 रुपए, सीपी तो कट जाएगा। तो एक्चुअल में प्रॉफिट के अमाउंट का रेशियो निकालना है। और प्रॉफिट का अमाउंट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाकर। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दीजिए बस। तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 20 दूनी 40, अब ये कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, क्या आ जाएगा? 37 तिया 111/8 माइनस 11। तो 11 अट्ठे 88। 111 में से 88 घटाएंगे तो 12 11 23/8 हो गया। और नीचे आ गया मेरे दोस्तों 15 माइनस 11 4। ये आ गया नीचे 5 थे, 15 माइनस 11 4। तो दिस इज 23/32, 23/32 आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया सवाल था। देखिए एमटीएस में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सपेंशन? इस एक्सपेंशन का यूनिट डिजिट बताइए क्या है? इकाई का अंक निकालना होता है मेरे भाई। जैसे 67 की पावर 32 है, हमें इसका इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट। तो हम लोग क्या करते हैं? पावर को यहां पर 6 से तो कोई मतलब है नहीं, पावर को 4 से भाग करो। 32 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे प्यार भी? 0 हो जाएगा। पावर 32 है, 32 को 4 से भाग करो, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कौन सी पोजीशन पे जाएंगे? 4th पोजीशन पे जाएंगे। तो यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 की पावर 4 के बराबर होगा। जो यूनिट 7 की पावर 32 का है वही 7 की पावर 4 का होगा। 7 की पावर 4 क्या होता है? 2401। यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 1 आएगा, एंड में 1 आएगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट 1। ये आंसर है पहला ऑप्शन। यूनिट डिजिट निकालना सीख लीजिए। सवाल नंबर 19। 5 सेंटीमीटर बाहरी भुजा और 0.5 सेंटीमीटर मोटाई के एक तरफ खुले घनाकार बॉक्स का कुल सतह क्षेत्रफल क्या है? यह सवाल है, कई सालों से हमारे कलेक्शन में पड़ा हुआ है, मैं आपको करवा रहा हूं। इस एक सवाल को करने से आपकी इतनी बुद्धि खुलेगी मेरे दोस्तों, हद से ज्यादा है। बहुत जबरदस्त सवाल है। मैंने ये सवाल एआई को भी सॉल्व करा के देगा, क्या एआई की इतनी बुद्धि है ये कर पाए? एआई ने भी सवाल गलत किया। आप खुद जो है मेरे भाई, इसको फोटो लेकर डालना एआई में, गलत करेगा उससे होगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि एआई अभी बच्चा, उसे बहुत पढ़ने की जरूरत है। मैं उसे डेली अपने लेक्चर का डोज पिलाता हूं, सीख रहा है, ट्रेन कर रहा हूं मैं। तो मेरे भाई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है। एक जो है बॉक्स है, ठीक है, मैं बॉक्स मंगाता हूं एक। ठीक है भाई, चलो कोशिश करते हैं समझाने की। एक क्यूब है बेटा, ये क्यूब है, क्लोज है, लेकिन हमारे सवाल में जो क्यूब है वो वन साइड ओपन है, यानी कि इस तरीके से क्यूब है। ठीक है, एक साइड से ओपन है। अब इसकी जो बाहरी भुजा है मेरे प्यारे भाई, ये 5 सेंटीमीटर की है, और इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई दिख रही है, ये चारों दीवार है, इसकी चारों दीवारों की जो मोटाई है 0.5 सेंटीमीटर है। इसका जो फर्श है, फर्श भी 0.5 सेंटीमीटर मोटा है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया समझते हैं, जितना भी आप इसमें एरिया टच कर सकते हो, बाहर से टच करो, अंदर से टच करो, यहां से टच करो, वो सब एरिया है टोटल सरफेस एरिया। जो भी आप टच कर सकते हैं हर एक को ऐड करके लिखना है। तो भाई यहां पे चित्र हम नहीं बनाएंगे, इसी से समझो।
कि जैसे क्यूब है, इसकी बाहरी साइड 5 सेंटीमीटर है, मोटाई इसकी 0.5 सेंटीमीटर है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है मेरे भाई, टीएसए आपको निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। पहली बात तो बाहरी भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, तो बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 तो स्क्वायर हो जाएंगे भाई। क्यूब के 6 फेस होते हैं, एक तरफ से ओपन है, तो ये 5 स्क्वायर आपको दिख रहे हैं मेरे भाई। 4 दीवार का, 4 दीवार और एक नीचे, तो 5 स्क्वायर का एरिया। एक स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर का एरिया गुणा 5, ये आ गया। प्लस, गलती मत करेगा मेरे दोस्तों। अब अगर मैं अंदर घुस जाता हूं मेरे भाई, अंदर देखो आप, अंदर, ये अंदर जो सामने दीवार आपको दिख रही है, अंदर देखो मेरे प्यारे भी, अंदर जैसे बाहरी भुजा 5 है, तो 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस इधर है, 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस इधर है, यानी कि अंदर भी एक स्क्वायर दिख रहा होगा। अंदर भी तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा मेरे भाई, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ 0.5 थिकनेस इधर है, 0.5 इधर है, तो 0.5 और 0.5 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस ये है नीचे से, 0.5 सेंटीमीटर ऊपर से, तो 0.5 एक कम हो जाएगा। यानी कि अंदर जो स्क्वायर बनेगा, अंदर उसकी जो है, अंदर जो स्क्वायर बनेगा मेरे पैर भी, उसकी भुजा कितनी होगी? 4 होगी। यानी कि अंदर वाले स्क्वायर का एरिया होगा 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। अंदर की तरफ सामने देखो जो स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि बाहरी भुजा 5 है, 0.5 इधर से कम करो, 1 कम हो गया, 0.5 ऊपर नीचे से कम करो, 1 कम हो गया, तो अंदर बचा 4 गुणा 4। अब मेरे दोस्तों, ये मेरी उंगली देखो, ये जो चारों सरफेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो चारों सरफेस दिखाई दे रहा है, अंदर का नहीं, ये जो साइडों में चारों सरफेस, जो अंदर अंदर जो साइडों में चारों सरफेस हैं, यहां गलती करेंगे मेरे भाई। ये ऊपर से ओपन है, ये ऊपर से ओपन है। बाहरी भुजा तो 5 सेंटीमीटर है, बाहरी भुजा तो 5 सेंटीमीटर, आप ये देखो, बाहरी भुजा तो 5 सेंटीमीटर है, नीचे फर्श की मोटाई 0.5 है, तो यानी कि अंदर ये जो गहराई होगी कितनी बची? 4.5 गहराई बची कि नहीं बची? 4.5 गहराई बची कि नहीं? ये गलती करोगे कि बच्चे, बाहर की जो मेरे दोस्तों यहां पर भुजा 5 है, लेकिन नीचे फर्श की मोटाई 0.5 है, तो अंदर गहराई कितनी बची? 5 में से 0.5 घटाओ 4.5। अब ऐसे देखते हैं, ये वाला देखो मेरे भाई, ये बाहरी भुजा 5 है, 0.5 सेंटीमीटर इधर से कम करो, 0.5 सेंटीमीटर इधर से कम करो, दो दीवार है, दोनों दीवार का 0.5 एक कम कर दो, तो ये कितना बचा मेरे भाई? ये भुजा बचेगी 4। यानी कि अंदर मेरे भाई चारों दीवारों पे रेक्टेंगल बनते हैं मेरे प्यारे भाई। यहां पे ये स्टूडेंट्स गलती करेंगे कि भैया अगर मैं अंदर से चारों दीवारों को देखता हूं तो इसकी गहराई तो 4.5 हो जाएगी, लेकिन ये जो डेप्थ है अंदर से 5 है, बाहरी 0.5 एक कम कर दो 4, ये आएगा मेरे भाई। और ऐसे मेरे दोस्तों अंदर की तरफ चारों दीवारों पे 4 रेक्टेंगल बनेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गया, ये हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही हो गया। अब भी पूरा नहीं हुआ मेरे दोस्तों, अब भी पूरा नहीं हुआ। हम आपसे कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, सब आपने बाहर से भी टच कर लिया, अंदर से भी टच कर लिया, अंदर का ये सामने भी और अंदर की चारों दीवारों भी, लेकिन आप ये पेंदा भूल गए ना। यू आर भूलिंग पेंदा, दिस पेंदा यू आर भूलिंग। ये पेंदा कौन निकालेगा मेरे भाई? ये भी तो आप टच कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये बाहर की तरफ एक स्क्वायर होगा जिसकी भुजा 5 होगी, और अंदर की तरफ भी मेरे दोस्तों एक ऐसे स्क्वायर बना होगा 0.5 इधर से है भाई, और 0.5 इधर से, ठीक है। तो यानी कि अंदर की तरफ जो स्क्वायर बनेगा उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? ये भी 4 आ जाएगी। तो बाहर वाले स्क्वायर की साइड 5, तो पेंदे का एरिया कैसे आएगा? यानी कि ये वाला एरिया कैसे आएगा? ये वाला एरिया, ये पेंदा, तो बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया घटाना है। बाहर वाले स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया घटाना है। अब है मेरे दोस्तों, बताइए, क्या बुद्धि खोलने वाला सवाल नहीं है मेरे दोस्तों? ठीक है, एआई इतना विकसित नहीं है कि अभी ये कर पाए। तो 25 पंजे 125 ये आ जाएगा मेरे भाई, प्लस 16 ये आ जाएगा कितना? 4.5 चौक 18 चौक 72, और ये 25 माइनस 16 9, तो 16 9 25 और 125 150, 150 में 72 जोड़ेंगे 222, 222 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर आपको मेरी मेहनत और लेवल पसंद आए सवालों का तो कमेंट्स में भर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये सवाल और तो कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं।
इस एक सवाल से पूरे क्यूब और क्यूबॉइड की कटिंग सीख गए आप, इस एक सवाल से। ठीक है बेटा, चलिए। एक ट्राइंगल के 3 शीर्ष हैं, 0 0 4 0 3 9। अच्छा, तो आपसे पूछा इन तीनों बिंदु से गुजरने वाले क्या सर्कल का एरिया क्या है, इन तीनों बिंदु से गुजरने वाले सर्कल का एरिया। बहुत बढ़िया मेरे भाई। मान लीजिए कि जैसे आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, एक तो आपका 0 0 हो गया, ठीक है, एक आपका मेरे दोस्तों ये हो गया 4 0, और एक आपका हो गया 3 9। ये 3 9 हो गया मेरे दोस्तों, यहां पर इस तरीके से 3 9। यानी कि इन तीनों को मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है, इन तीनों को मिलाने से ये एक ट्रायंगल बन गया मेरे प्यारे भाई। ये अब इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया ना बच्चों, इस ट्रायंगल से गुजरने वाले सर्कल का एरिया, तो इस ट्रायंगल से गुजरने वाले सर्कल की रेडियस तो बताओ भाई। कोई ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरने वाला सर्कल क्या होता है? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला है एबीसी बटे 4 डेल्टा। सरकम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला, पहले इस ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी। एबीसी क्या है? साइड। ये साइड कितनी आ जाएगी? 4, 0 और 4 के बीच की दूरी 4। ये साइड कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे में? 0 0 और 3 9 के बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी √3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 81 9 90। यानी कि साइड आ जाएगी मेरे दोस्तों 3√10। इस साइड कितना आएगी? 4 0 और 3 9 के बीच की दूरी, 4 - 3 मेरे दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि √82। ये साइड आ जाएगी √82। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? एरिया भी तो निकालना। एरिया निकालना बहुत आसान है। अगर मैं इस बेस को देखूं, ये बेस 4 है, तो सामने वाले वर्टेक्स से ये मेरे दोस्तों हाइट हो जाएगी। इसका वाई कोऑर्डिनेट 9 है, तो ये हाइट आपकी 9 आ जाएगी। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो 1/2, बेस 4 है, सामने वाले वर्टेक्स से, सामने वाले वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट ही तो हाइट है, ये 9 आ जाएगा ना, 9 यानी कि 18। बस यहां पे वैल्यू रख दो। तो ए बी सी बटे 4 डेल्टा, एक साइड आपकी 4 है। 4 कैसे आया बेटा? पॉइंट 0 0 4 0 के बीच की दूरी, ये एक साइड 3√10 है, एक साइड आपकी √82 है। ठीक है, और बच्चे एरिया यहां पे 18 है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो कितना आ जाएगा ये? 4 6 दूनी 12 और ये 6 3 18 ही आ गया बच्चे। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? एबीसी बटे 4 डेल्टा, 4 डेल्टा 4, 4 यहां पे रह गया मेरे भाई, तो ये 2 दूनी 4 आ जाएगा √820 बटे 6, 82 दूनी 82 गुणा 10 हो जाएगा, और नीचे 6। आपसे पूछा सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया आ जाएगा भैया πr²। सर्कल का एरिया πr², इस रेडियस का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 820 बटे 36 हो जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा मेरे भाई 205, और 4 से कट जाएगा 36 9 बार, 205 पाई बटे 9। ये आंसर है डी। ठीक है ना? चलो 4 भूल गए थे तभी आंसर मैच नहीं कर रहा था। ओके, कितना बेहतरीन सवाल है। यहां आ जाते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 21। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 945 ग्राम की जगह कुछ कम वजन का उपयोग करता है, तो उसे पूरे सौदे में 26% का लाभ होता है। ज्ञात करें उसने 945 ग्राम की जगह कितना वजन प्रयोग किया। देखिए, एक दुकानदार को पूरे सौदे में 26% लाभ हो रहा है। 26% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 13/50, यानी कि दुकानदार 50 रुपए का सामान 50 पे 13 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 63 में बेच रहा है। दुकानदार 50 रुपए का सामान 63 में बेच रहा है, लेकिन दुकानदार कोई वस्तु को प्राइस नहीं बढ़ा के बेच रहा। दुकानदार अपनी वस्तुओं को सीपी पर ही बेच रहा है, क्रिय मूल्य पर ही बेच रहा है, फिर भी लाभ कैसे कमा ले रहा है दुकानदार? दुकानदार ने तो 50 का सामान 63 में बेच दिया, दुकानदार प्रॉफिट कैसे कमा रहा है? 26%। क्योंकि अगर कोई ग्राहक 945 ग्राम वजन मांगता है, चीनी मांगता है, तो उससे कम देता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर दुकानदार क्या कर रहा है? 63 यूनिट सामान देके मेरे प्यारे भाई, सॉरी 50 यूनिट सामान देके 63 यूनिट का पैसा ले ले रहा है। ठीक है, दुकानदार
जो है मेरे प्यारे भाई बताता कितना है कि मैं आपको 945 ग्राम सामान दे रहा हूं। कितने गुना? 63 एकम 63, और ये जाएगा मेरे में 15 गुना। लेकिन एक्चुअल में अपने ग्राहक को कितना सामान दे रहा है? 50 की वैल्यू भी 15 गुना 750 ग्राम सामान ही दे रहा है। दुकानदार एक्चुअल में 750 ग्राम सामान दे रहा है, लेकिन ग्राहक से पैसा 945 ग्राम का ले रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। 9 दरवाजों में से एक में कार छिपी हैं, दूसरे में बकरियां। एक कंटेस्टेंट एक डोर सिलेक्ट करता है, होस्ट को पता है कि हर डोर के पीछे क्या है, तो वो 4 दरवाजे ओपन करता है बकरी वाले। अगर कंटेस्टेंट अपनी चॉइस को स्विच करता है तो उसके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये मोंटी हॉल का सवाल है मेरे भाई, मोंटी हॉल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने जाके देख लीजिए भैया, पढ़ा दिया ये मोंटी हॉल प्रॉब्लम। वैसे आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में बहुत आसान है। 9 दरवाजे हैं, अगर आप एक दरवाजा सेलेक्ट करोगे तो आपके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/9, यही है। लेकिन बाकी दरवाजे 8 बचे, बाकी 8 दरवाजों में कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/9 हो जाएगी। अब होस्ट को तो पता है मेरे प्यारे भाई कि किसके पीछे कार है, तो होस्ट क्या करता है? आपने एक दरवाजा तो सिलेक्ट कर लिया, उसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है। होस्ट ने क्या किया? बकरी वाले 4 दरवाजे खोल दिए। तो भैया एक दरवाजा आप सिलेक्ट कर चुके हो, बाकी बचे 8 दरवाजे। 8 में से होस्ट ने 4 खोल दिए, यानी कि 4 रिमेनिंग दरवाजे अनओपन्ड हैं। 4 रिमेनिंग दरवाजे अनओपन्ड हैं। अगर आप अपनी चॉइस बदलोगे मेरे भाई तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, बाकी दरवाजों में कार होने की प्रोबेबिलिटी 8/9 है। इन बाकी 8 दरवाजों में से होस्ट ने 4 बकरी वाले खोल के दिखा दिए, तो 4 ही दरवाजे बचे, आप इन्हीं में स्विच कर सकते हो। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है 8/9 इन 4 दरवाजों में शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर आप स्विच करोगे तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इन चारों दरवाजों में से किसी में भी स्विच करोगे जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/9, और 2/9 होता है 22.22%। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। जाके पढ़ लीजिएगा एक बार आप मोंटी हॉल। यदि a + b + c 6 है, ab + bc + ca 13 है, तो इसका मान बताओ। ये सवाल बहुत सरल है अलजेब्रा का। देखिए इस सवाल में यहां पर 2 इक्वेशन है, वेरिएबल आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ए बी सी। तो खटाक से हर बच्चे के दिमाग में यही आना चाहिए कि एक वेरिएबल को 0 कर लेते हैं। भाई हमने सी को 0 कर लिया, तो भैया देखो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। a + b 6 आ गया, a b 13। यहां देखते हैं ये पूरा सी वाले 0 हो गया, सी यानी कि ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। तो बचा क्या? ए बी गुणा a + b। अब ए बी है क्या? ए बी बराबर आपका 13 है, और a + b क्या है बच्चों? a + b आपका 6 है, a + b आपका 6 यानी कि 13 × 78 78। इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, 78 आंसर हो गया वैल्यू पुटिंग से। आइए सवाल नंबर 24 करो बच्चों। जॉन ट्रैक ए पर 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ता है, मेरी ट्रैक बी पर 7.5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ती है। ओके, ट्रैक ए और बी की कुल लंबाई 325 मीटर है। जब जॉन ट्रैक ए के 9 चक्कर लगाता है तो मेरी ट्रैक बी के 5 चक्कर लगाती है। मेरी कितने सेकंड में ट्रैक ए का 1 चक्कर लगाएगी? अरे बाप रे बाप, देखो ध्यान से सुनेगा। मान लो मेरे प्यारे भाई ये 2 ट्रैक हैं अलग अलग, मान लो ये 2 ट्रैक हैं ए और बी, ये ट्रैक ए है ये बी है, क्लियर है? अब सवाल में बोला है जॉन जो है ट्रैक ए पर दौड़ रहा है 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, और मेरी जो है वो ट्रैक बी पर दौड़ रही है 7.5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से मेरी दौड़ रही है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। While John makes 9 राउंड ऑफ ट्रैक ए, मेरी ट्रैक 5 राउंड ऑफ ट्रैक बी। जब जॉन ट्रैक ए के 9 राउंड करता है तब जो है उतने ही टाइम में मेरी जो है ट्रैक बी के 5 चक्कर लगाती है। इस सवाल की सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि ना तो मुझे ट्रैक ए की लंबाई पता है ना बी की लंबाई पता है। मैंने मान लिया कि ट्रैक ए की जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई वो ए है, ट्रैक ए की लेंथ जो है वो ए है, और मैंने मान लिया कि ट्रैक बी की जो लेंथ है बच्चों बी है। अच्छा बोला है जितने टाइम में जॉन ने 9 चक्कर मारे हैं उतने ही टाइम में मेरी
ट्रैक बी के 5 चक्कर लगाती है। सबको पता है कि अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, ये बात सब लोग जानते हैं। जॉन 9 चक्कर लगाता है ट्रैक ए के, उतने टाइम में मेरी 5 चक्कर लगाती है ट्रैक बी के। वाइल लगा हुआ है ना शब्द, तो ध्यान से सुनेगा। तो मेरे प्यारे में एक बात बताइए, जब जॉन ट्रैक ए के 9 चक्कर लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा? ट्रैक ए की लंबाई ए है, 9 चक्कर में चलेगा 9a। जब उतने ही समय में मेरी 5 राउंड लगाते हैं ट्रैक बी के, ट्रैक बी की लंबाई बी है, 5 राउंड में कितनी डिस्टेंस जाएगी? 5b। डिस्टेंस का रेशियो है, ये डिस्टेंस का रेशियो है मेरे भाई। जॉन और मैरी द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो, यही उनकी स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा, ये उनकी स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा। जॉन की स्पीड 6, मैरी की स्पीड 7.5 है, तो यहां से ट्रैक की लंबाई का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, ये 1.5 चौका और ये मेरे दोस्तों 5, 5 से 5 कट गया, तो a बटे बी आ गया मेरे दोस्तों आपका 9, उधर 4/9। ये ट्रैक ए और बी की लंबाई का रेशियो आ गया 4/9। बहुत गजब सवाल है, ऐसा सवाल आपने किया नहीं होगा। अच्छा, सवाल में यह दिया है कि ट्रैक ए और बी की कुल लंबाई 325 मीटर है। पूछा है मेरी ट्रैक ए का चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, तो यही है, दोनों की कुल लंबाई कितनी आ जाएगी? 4 9 13, 4 9 13। सवाल में दोनों ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? 325 मीटर। बताइए कितने गुना? ये 25 गुना हो गया। तो ट्रैक ए की लंबाई कितनी आ जाएगी? 4, 4 की वैल्यू भी 25 गुना आ जाएगी मेरे भाई। 13 दूनी 26 और 6 तेरे पंजे 65, 100 मीटर। तो ट्रैक ए की लंबाई 100 मीटर आ गई। कितनी गजब की चीज है भाई। मेरी ट्रैक ए का एक चक्कर कितने समय में लगाएगी? तो ट्रैक ए की जो लंबाई है 100 मीटर है, मेरी चक्कर लगाती है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, आंसर सेकंड में, तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बटे स्पीड। 100 मीटर जाएगी मेरे भाई 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, 5 से आपका 100 20 बार कट जाएगा प्यारे बच्चे। ये 1.5 से मेरे दोस्तों 5 बार, 1.5 से 18 12 बार। ठीक है, 5 चौक 20 और 12 ऊपर 12 चौक 48 सेकंड में मेरी एक चक्कर लगाएगी मेरे दोस्तों ट्रैक ए का बी ऑप्शन। आखिरी सवाल इस मॉक टेस्ट का मेरे भाई और हमारी सीरीज का भी आखिरी सवाल। आपके सामने डेटा दिया है, इससे बताना क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। क्वार्टाइल डेविएशन नहीं आता अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन, इतनी बढ़िया क्लास मैंने आपको करा रखी है। ठीक है, यहां देखिएगा, कहां गई ये रही, क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन सब मैंने पढ़ा रखा है बेटा। आधे घंटे की क्लास है, जाके देख लो, सारे डाउट क्लियर। क्वार्टाइल डेविएशन आपको निकालना है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। यहां पे सबसे पहले 12 दिखाई दे रहा है, फिर 15, फिर 18, ठीक है, उसके बाद 20, ये देखो लास्ट में 20 है भाई, 20 के बाद मेरे दोस्तों आपका 28 भी है, 28 के बाद आपका 32 भी है, 32 के बाद ये 35 भी है, 35 के बाद आपका 40 है, 40 के बाद आपका 45 है और 45 के बाद आपका 50 है। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 ऑब्जर्वेशन है। एन की वैल्यू 10 है। ये मैंने कितने लिख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कोई मिस नहीं हुआ। अब आपको यहां से क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालो। फर्स्ट क्वार्टाइल आपको निकालना है मेरे प्यारे भी। तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा? n+1/4 टर्म। n का मान 10 है, 10 + 1/4 टर्म ये आएगा। तो 10 एक 11, 11/4 कितना आ गया? 2.75 टर्म आपको निकालना है। 2.75 टर्म आपको निकालना है मेरे भाई। अब ये कैसे होगा? 2.75 टर्म में देखो, 2 यानी कि सेकंड टर्म तो आपको लेना ही लेना है। सेकंड टर्म कितना है? 12 15 में 15। सेकंड टर्म तो आपको लेना ही लेना है 15 + 0.75। देखो 2.75 का मतलब 2 + 0.75 टर्म। ठीक है भाई, दूसरा टर्म तो आपको लेना ही लेना है 15, 0.75 आपका बच गया। इसमें आपको मेरे प्यार भी सेकंड टर्म से अगला कौन सा है? सेकंड टर्म से अगला है आपका 18। तीसरा टर्म 18 है, इसमें से सेकंड टर्म घटाइए। 18 - 15 3 की 0.75 में गुणा करेंगे 2.25
और 15 में 2.25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17.25। ये फर्स्ट क्वार्टाइल आया। आई बात समझ में? अब हमें थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। तो थर्ड क्वार्टाइल कैसे आएगा? जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है 2.75, इसको मेरे प्यारे भाई आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 तिया 6 और 2.25 यानी कि 8.25 टर्म आपको निकालना है। समझ में आया? जो भी फर्स्ट क्वार्टाइल है 2.75, उसको थर्ड से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो पोजीशन आपको निकालनी है। अब देखो, इंसान 8वां टर्म निकालेगा, 9वां निकालेगा, ये 8.25 टर्म कैसे निकालेंगे? भैया आपको 8वां टर्म तो लेना ही लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। ये 8वां टर्म आ गया मेरे भाई 40, ये तो आएगा ही आएगा 40 प्लस ये 0.25 बच गया 0.25। अब 8वें से आगे अगला जो टर्म है 45, उसमें से आप ये 8वां टर्म घटा दीजिए। 45 में से आप 40 घटा दीजिए मेरे भाई, है ना। 9th टर्म 45 में से 8th टर्म 40 घटा दीजिए। 45 माइनस 40 5, 5 की 0.25 में 1.25 यानी कि आएगा 41.25। ये थर्ड क्वार्टाइल आ गया। लेकिन हमें क्वार्टाइल्स पूछे नहीं है पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्या होता है मेरे भाई? Q3 माइनस Q1/2, इनको घटा के आधा करना है। तो थर्ड क्वार्टाइल है 41.25 और उसमें से फर्स्ट क्वार्टाइल आप घटाइए 17.25। ये हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछता ये आंसर हो जाता। इसका आधा करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन आपका आ जाएगा मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा ये भैया आपका? 0.25 तो कट ही गया 24, और 24 का आधा हो गया स्टूडेंट सीधा 12। तो इस सवाल का आंसर 12 है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, खत्म। बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। तो सीखनी पड़ेगी आपको क्वार्टाइल निकालना, परसेंटाइल निकालना, डेसाइल निकालना, क्योंकि पेपर में आना है अभी स्टैटिक्स में। ठीक है जी, चलिए। तो इसी के साथ मेरी तरफ से 10 एग्जाम पेपर समाप्त हुए। मैंने आपको 250 लेटेस्ट पैटर्न के जो नए अपडेटेड क्वेश्चन है सबसे पहले करके दे दिए मेरे भाई। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप एक एक क्लास को देखो, एक एक बार आप रिवीजन करो, यहां से पक्का सवाल जो है फंसेंगे। ठीक है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को मेरे प्यारे भी ज्यादा से ज्यादा शेयर तो करना ही है, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। बाय।